Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel Manoj Jangir Classes. And in today's class, we are going to talk about the much awaited and very important section. क्योंकि अगर आप मेरे चैनल पर बने हुए हैं तो इस तरीके की चीजें मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। काफी मेहनत की इस वीडियो में, तो अगर आपको कहीं पर भी एक क्वेश्चन भी अगर आपको लगे कि ये यूजफुल था मेरे लिए, तो चैनल को लाइक किए बिना, वीडियो को शेयर किए बिना और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए, बिकॉज यही चीजें होती हैं जो मुझे मोटिवेट करती हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको यूनिट 3 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लेके आने वाला हूं। सो ऑल डिपेंड्स ऑन दिस वीडियो कि क्या रिस्पॉन्स मिलता है क्या नहीं मिलता। लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि इन क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो 99.99% ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं बहुत मेहनत के साथ बने हैं, आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। सिलेबस आप अपना जरूर कंप्लीट कीजिए, वो जरूरी है। बट उसके साथ साथ अगर आपने ये MIQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेक्शन कर लिया, तो आप ये देख लीजिए कि मुझे इन क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा फोकस करना है। सिलेबस को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग व्हिच आई वांट टू टेल यू। So these are the most important questions of macroeconomics. This is your unit number 1, related to national income and related aggregates basically. तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इस मेथड की, देखिए या इस यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, यूनिट का नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो इस यूनिट की अगर हम बात करें, आपने देखा होगा CBSE के सैंपल पेपर्स में या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आपको एक न्यूमेरिकल जो है नेशनल इनकम का जरूर मिलेगा। नाउ वन पर्टिकुलर थिंग विच आई वांट टू डिस्कस हियर इज कि आप अगर देखेंगे तो आजकल पिछले कुछ टाइम से वैल्यू एडेड क्वेश्चन, वैल्यू एडेड मेथड जो है वो CBSE का एक फेवरेट मेथड बन चुका है। अगर आप CBSE SQP 2022 भी देखेंगे तो उसमें आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली आजकल क्या हो गया कि मिसिंग वैल्यू स्टार्ट हो गया, एक स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं होता, और ये काफी वोग क्वेश्चन है। वोग क्वेश्चन मतलब बहुत ज्यादा फैशन में है, CBSE का फेवरेट है। तो इस मेथड को आप जरूर करें। The next point is expenditure method or income method, expenditure method and income method. This is not income expenditure, this is income method. तो इसका भी क्वेश्चन आपके पास हो सकता है, लेकिन याद रखिए आजकल CBSE स्ट्रेट क्वेश्चन ना देके मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चंस दे रही है। जिन बच्चों ने अब तक इसकी प्रैक्टिस की है, इन सारी चीजों को ऑब्जर्व किया है, मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि वैसे ये तीनों मेथड्स कैसे कैलकुलेट, तीनों मेथड्स से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर इनके मिसिंग क्वेश्चंस की, मिसिंग वैल्यूज की बात की जाती है एंड हाउ दीज क्वेश्चंस विल कम। तो छोटी छोटी चीजें जो CBSE क्वेश्चन में आई हुई हैं, जो मैंने ऑब्जर्व की हैं जब CBSE चेकिंग में करता हूं, और वहां पर क्या गलतियां बच्चों ने की हैं, तो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू राइट नाउ। सो ये क्वेश्चन है जिसमें जीवी आपने कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन बहुत मतलब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। जीवी MP कैलकुलेट कर रहा है, बट यहाँ पर पिछले कुछ टाइम से आप देखेंगे CBSE 2020 में डेप्रिशिएशन इज ओके, डोमेस्टिक सेल्स इज ओके, चेंज इन स्टॉक इज ओके, एक्सपोर्ट वगैरह कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। कैलकुलेट नहीं करवा रहा हूं मैं, उसके लिए सेपरेट वीडियो अवेलेबल है कैलकुलेशन के लिए। यहाँ पर डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट दोनों ऐड कर दिए जाएंगे नेट सेल्स निकालने के लिए या सेल्स की वैल्यू निकालने के लिए। ये तो जस्ट मैं अभी क्वेश्चन ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो आपको बता रहा हूँ। बाकी काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं। तो बेटा कंफ्यूज मत होइए, ये बेसिकली आपके ये आपका जो है इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है आप लोगों का। तो इसको आप बेसिकली VO में से लेस करेंगे। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स मतलब जो एक ही बार यूज किए जाते हैं, आपका रॉ मटेरियल बेसिकली इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर इसको आप बोलते हैं। तो ये CBSE 2020 में आया हुआ था, काफी बच्चों ने इसमें बहुत मेहनत मशक्कत की, बट ये सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स की वजह से इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए। आप ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। बाकी रिवर्स कैलकुलेशन के क्वेश्चंस भी आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। रिवर्स कैलकुलेशन क्या होता है कि ज्यादातर हमसे पूछा जाता है कि भाई GVA निकाल दीजिए, NVA निकाल दीजिए, NNPFC निकाल दीजिए, NDPFC निकाल दीजिए। बट रिवर्स क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर बोला हुआ है सारे फिगर्स आपको गिवन है एंड आपको बोला है इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना है। तो यहाँ पर आपको क्या मतलब वैसे तो क्वेश्चन काफी इजी है,
तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एनवीए से सबसे पहले आप GVAMP निकालेंगे, GVAMP से आप जो है VO निकालेंगे, और VO का फॉर्मूला रखकर आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन की कैलकुलेशन करेंगे। तो ये रिवर्स कैलकुलेशन का ध्यान रखिए, CBSE 2019 में आया हुआ है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं मालूम है, आपको नहीं करने आते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं आपके अपने चैनल पर, मनोज जांगीर क्लासेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड नेट वैल्यू एडेड एट MP 2016 का क्वेश्चन है, और ये रिवर्स कैलकुलेशन है। नेट वैल्यू एडेड एट MP, सॉरी ये रिवर्स कैलकुलेशन नहीं है, यहाँ पर रिवर्स कैलकुलेशन नहीं है। यहाँ पर जो चीज है, ये ह्यूमैनिटीज के जितने बच्चे थे, जब ये 2016 में क्वेश्चन आया था तो काफी प्रॉब्लम हुई थी। यहाँ पर ये चीज जो है, ये वैल्यू दे रखी है, बता रखा है भाई फिक्स कैपिटल गुड्स हैं जिनका लाइफ स्पैन है 5 ईयर्स। तो ये इस तरीके की स्टेटमेंट डेप्रिसिएशन निकालने के लिए यूज की जाती है। 15 लाख रुपीस की आपके पास फिक्स कैपिटल थी, यानी कि मशीनरी वगैरह कुछ चीजें थी, और 5 साल तक आपने उसे यूज किया, तो एनुअल डेप्रिसिएशन जो आएगा वो आपका 3 लाख यहाँ पर आएगा। 3 विल बी योर एनुअल डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू काफी सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन में मिस कर दी थी। इस तरीके की चीजें मिस ना करें, क्वेश्चंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके हर एक आइटम को गो थ्रू करें। और ये ऐसी स्पेशल चीजें हैं, ऐसी स्पेसिफिक चीजें हैं जो मैंने मेरे वीडियोस में स्पेशली बताई हैं कि इन चीजों को आप कभी मिस ना करें। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और चेक कीजिए अभी के अभी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप ये देखिए कि आजकल इस तरीके के क्वेश्चन है, 2019 CBSE का क्वेश्चन है ये। नेट एक्सपोर्ट्स निकाल दीजिए, ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल दीजिए, आपको यहाँ पर बाकी सारी की सारी चीजें गिवन है। और नेशनल इनकम जो आपको निकालने के लिए अब तक बोला जाता था, उसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली यहाँ पर गिवन है। रिवर्स कैलकुलेशन का क्वेश्चन है फिर से ये, तो ध्यान रखिए इस तरीके के क्वेश्चन का। फिर से देख लीजिए एक्सपेंडिचर मेथड, यहाँ पर ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड से ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए बोला गया है। अगेन नेशनल इनकम आपको यहाँ पर गिवन है, NI आपको गिवन है, नेशनल इनकम इज गिवन हियर, और ये 2 आइटम्स आपको मिसिंग आइटम जो है निकालने हैं। ये भी CBSE का ही क्वेश्चन है, मुझे मिला नहीं कि कौन से ईयर में पूछा गया था, बट आई होप सो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम 2019 ओनली। तो आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड आउट दैट ईयर, तो क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर लिया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप जरूर गो थ्रू करें, देखें कि किस तरीके से सारी चीजें कैलकुलेट की जाती हैं, निकाली जाती हैं। तो क्वेश्चंस आप जरूर करते रहिए इन सारी चीजों के। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहला जो है हमारा क्वेश्चन आएगा नेशनल इनकम पे बेस्ड। अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, आपके साथ डिस्कस किए हैं। प्रैक्टिस करना जरूरी है। न्यूमेरिकल्स में अगर आप नंबर स्कोर करना चाहते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम से, चाहे वो सैंपल पेपर में गिवन हो या ना गिवन हो। बट फॉर्चुनेटली हमें SQP 2022 में ऑलरेडी ये क्वेश्चन गिवन है। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम यूनिट नंबर 1। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं करते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ आप मिस करेंगे। आप देखिए 2000 CBSE 2004, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, SQP 2022, इसी साल के SQP में ये क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन पेपर, SQP यानी सैंपल क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। बाकी अलग अलग तरीके से, मतलब ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया जो आपको 2022 के सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी मिल जाएगा जो CBSE ने रिलीज किया। बट आजकल ये कुछ अलग तरीके से पूछा जाने लगा है। जैसे देखिए इस तरीके की स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, ब्रेड इज ऑलवेज अ फाइनल प्रोडक्ट, डिफेंड और रिफ्यूट। CBSE कंपार्टमेंट 2012 में ये पूछा गया है। इसी के साथ यहाँ पर देखिए परचेज ऑफ मशीनरी बाय अ प्रोड्यूसर इज एन इंटरमीडिएट गुड, CBSE दिल्ली 2020, मतलब 20 में ही पूछा गया, 2020 में ही पूछा गया ये क्वेश्चन। तो ब्रेड इज नॉट ऑलवेज अ फाइनल गुड बेटा, ब्रेड कभी भी फाइनल गुड, हमेशा फाइनल गुड नहीं होती, मतलब होती है फाइनल गुड, बट ये डिपेंड करता है कि हु इज द एंड यूजर, इसका एंड यूजर कौन है। अगर ये एंड यूजर कंज्यूमर है कोई, तो ये फाइनल गुड होगी। अगर ये प्रोड्यूसर है जो किसी और चीज को बनाने में इसका यूज कर रहा है, तो ये इंटरमीडिएट IG इंटरमीडिएट गुड जो है इसे कंसिडर किया जाएगा। सो जब भी फाइनल और इंटरमीडिएट गुड की बात आती है तो ये डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, दैट इज एंड यूजर, इसका एंड यूजर कौन है। तो उसके बेसिस पे सारी चीजें डिसाइड की जाती हैं। वीडियो इसके ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है, जाके चेक कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगा।
मशीनरी की अगर मैं बात करूं, मशीन परचेज ऑफ मशीनरी बाय अ प्रोड्यूसर इज एन इंटरमीडिएट गुड। देखिए अगेन यहाँ पर बात आ जाती है एंड यूज की, कि इसका एंड यूज क्या है। अगर ये जो है रीसेल के लिए हो रहा है तो ये इंटरमीडिएट गुड है, आईजी इंटरमीडिएट गुड है। लेकिन अगर ये जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किया जा रहा है, इसे दिस मशीनरी इज बेसिकली यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर, देन इट विल बी अ फाइनल गुड। तो डिपेंड करता है, एंड यूजर या एंड यूज की बात होती है, एंड यूज कह लीजिए, एंड यूजर कौन है या एंड यूज, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है वेदर ए कमोडिटी इज अ फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। क्वेश्चन और भी हैं जो इस तरीके के अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं 2010, 2017 ऑल इंडिया एसक्यूपी 2021। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एक्सप्लेन द बेसिस, वो बेसिस बताइए ऑफ क्लासिफाइंग गुड्स इनटू इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, और यहाँ पर आपसे सूटेबल एग्जांपल्स भी पूछे हैं। तो जब भी आप फाइनल गुड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर दो चीजें आती हैं कि या तो ये कंज्यूम किए जाते हैं, अगर आपको नहीं पता तो बता दो, या तो ये कंजम्पशन के लिए यूज किए जाते हैं, या फिर फाइनल गुड्स जो है इन्वेस्टमेंट के लिए जो है यूज किए जाते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर इंटरमीडिएट गुड्स की बात करूं तो पहला, या तो ये रीसेल के लिए यूज किए जाते हैं और दे आर यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यूज्ड अप इन प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस में ये यूज हो जाते हैं, इनको यूज कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलवेज ड्यूरेबल इन नेचर। भाई इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी ड्यूरेबल इन नेचर नहीं होते हैं, सॉरी हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, डिपेंड करता है कि क्या है। जैसे कि अगर एक मशीन है, तो मशीन आपने अगर आपके खुद के यूज के लिए खरीदी है तो ये आपका फाइनल गुड होगा, लेकिन अगर आपने रीसेल के लिए खरीदी है तो डेफिनेटली ये आपका इंटरमीडिएट गुड होगा और मशीन एक ड्यूरेबल गुड है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आते हैं। और ज्यादा क्लैरिटी के लिए, या आपको ये लगता है कि मुझे इसके आंसर्स पे भी वीडियो बनाना चाहिए एक एक क्वेश्चन पे, जो कि बहुत लेंथी हो जाएगा, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से थोड़ा सा अटपटा सा, स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं है, सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है। सो फाइनल गुड्स इंक्लूड ओनली दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड, कि वही गुड्स आते हैं जो हाउस होल्ड कंज्यूम करता है। ये गलत है, हाउस होल्ड भी कंज्यूम कर सकता है, हाउस होल्ड भी कंज्यूम कर सकता है, और फर्म्स भी जो है यानी कि फर्म्स भी जो है यूज कर सकती हैं इनको। तो डिफेंड और रिफ्यूट, सो दिस स्टेटमेंट इज रिफ्यूटेड, ऐसा नहीं है, फर्म्स वगैरह भी यूज करती हैं इसको। तो वैलिड रीजन आप दे दीजिए कि भाई मशीन वगैरह परचेज की तो फर्म वगैरह भी उसको यूज करती है और उनके लिए वो फाइनल गुड है, जब तक अनटिल एंड अनलेस दे आर नॉट सेलिंग इट, जब तक वो सेल नहीं करते हैं। डिफाइन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, और इसके साथ एक फिर से टैग एक लगा दिया, एक क्वेश्चन अलग से, कैन मिल्क बी एन इंटरमीडिएट गुड? यस, हो सकता है, मिल्क इंटरमीडिएट गुड हो सकता है। अगर आप मान लीजिए मिल्क से आप आइसक्रीम बना रहे हैं तो मिल्क जो है वो आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगा। आइसक्रीम बना रहे हैं, आप आइसक्रीम बना रहे हैं, शुगर आप ले रहे हैं, इंटरमीडिएट गुड है। और अगर आप हाउस होल्ड हैं, आप मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं डायरेक्टली, तो ये आपका फाइनल गुड हो जाएगा। रीजन भी पूछा गया है तो रीजन आप बता दीजिए इस तरीके से, सीबीएसई ऑल इंडिया 2015 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है ये। तो आप देख रहे हैं कि हर तरीके से ये क्वेश्चन बार बार लगातार कुछ कुछ टाइम बाद पूछा जा रहा है। तो इनको आप जरूर जरूर याद करें, ऐसे क्वेश्चंस को, इन पे जरूर फोकस करें। करना सब कुछ है लेकिन इन पे ज्यादा फोकस रखना है आपको। इसी का एक और पार्ट ले लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग, ये एक अलग तरीके से प्रेजेंटेशन है, सीबीएसई ऑल इंडिया 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज फाइनल गुड एंड विच आर इंटरमीडिएट गुड्स। और मैं आपको बता दूं, अगर आप रीजन नहीं देते हैं, विदाउट रीजन देयर विल बी नो मार्क्स। 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था, इस बार के पैटर्न के हिसाब से तो जो है आपके 2, 3, 5 नंबर के ही क्वेश्चंस हैं, बट इस तरीके के क्वेश्चंस आ चुके हैं। मिल्क परचेज बाय टी स्टॉल, इंटरमीडिएट गुड होता है ये, क्योंकि टी बना के फिर आप आगे उसको सेल कर रहे हैं। बस परचेज बाय स्कूल, तो बस परचेज की स्कूल ने, ये फाइनल गुड है, ड्यूरेबल गुड है, और ये फर्म बस जो है स्कूल यूज कर रही है तो फर्म आप कह सकते हैं। जूस परचेज बाय अ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल कैंटीन, तो दैट वुड बी अ फाइनल गुड, क्योंकि स्टूडेंट जैसे आप हैं तो आपने कंज्यूम करने के लिए ही परचेज किया है ऑब्वियसली, सो इट वुड बी अ फाइनल गुड। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। क्वेश्चंस के बहुत सारे हैं, इसी में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा क्वेश्चंस को डिस्कस करने में। तो जो मेन मेन क्वेश्चंस है मैंने वो उठाए हैं और आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पर इस यूनिट से
कि डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। अब ये भी बहुत ज्यादा, आप पहला चैप्टर देखेंगे जब भी आप नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट का उठाते हैं, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दो ही चीजें उस चैप्टर में, सर्कुलर फ्लो और स्टॉक एंड फ्लो। तो ये दो दो और दोनों के दोनों टॉपिक सीबीएसई में काफी बार आ चुके हैं। आप देखिए सीबीएसई 2011, 12, 13, 16, ऑल इंडिया 2011, 12, 16, 11, 12, 16, मतलब अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी वैरायटीज भी हैं। सीधा क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। तो स्टॉक यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, जब भी हम पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम इकोनॉमिक वेरिएबल को, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेट करता है, जबकि फ्लो जो है वो पीरियड ऑफ टाइम से रिलेट करता है। एज ऑन करके ये फीचर्स होते हैं स्टॉक के बारे में, इन जो स्टॉक वेरिएबल्स को इंडिकेट करते हैं, जबकि ड्यूरिंग द ईयर ऐसे कुछ ये कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं फ्लो के लिए। कुछ अलग से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक, व्हाट आर स्टॉक वेरिएबल, क्या होते हैं, विच आर मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो वेरिएबल्स की अगर हम बात करें, दीज आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये पीरियड को शो करते हैं और ये पॉइंट ऑफ टाइम को शो करते हैं। अलग अलग साल में जब ये जहां क्वेश्चन आया है, आई हैव ऑलरेडी रिटन दैट पर्टिकुलर थिंग, यू आर एबल टू सी दैट। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये इस तरीके के भी क्वेश्चन है, आप देखेंगे काफी फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन, काफी इस तरीके से क्वेश्चन। लॉसेज हैं, ड्यूरिंग द ईयर होते हैं, फ्लो कंसेप्ट है। प्रॉफिट है, एक साल प्रॉफिट या लॉस एक साल का होता है, तो भाई ये आपका अगेन फ्लो कंसेप्ट है। सेविंग्स आप जो है ओवर पीरियड ऑफ टाइम करते हैं, फ्लो कंसेप्ट है। कैपिटल एक स्टैटिक कंसेप्ट है, यानी कि स्टॉक वेरिएबल है, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। बैंक बैलेंस जो है ये भी एक स्टॉक कंसेप्ट है। मैं आपको काफी बार कहता हूँ कि जब भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ, कि अमिताभ बच्चन का डायलॉग याद कर लीजिए, वो एक मूवी है जिसमें वो कहते हैं कि आज मेरे पास बंगला है, स्टॉक है, गाड़ी है, स्टॉक है, बैंक बैलेंस है, स्टॉक है। तो आप उन चीजों से रिलेट करके स्टॉक को पता लगा सकते हैं, बिकॉज ही वाज टॉकिंग अबाउट इन दैट पर्टिकुलर डायलॉग अबाउट पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे थे। अब प्रोडक्शन है, एक पीरियड ऑफ टाइम से रिलेट करता है, फ्लो है। वेल्थ है, ये स्टॉक है। जीडीपी है, एक साल का डिटरमाइन करते हैं वैल्यू, तो ये फ्लो है। कैपिटल फॉर्मेशन ऑल्सो टेक्स, यानी इन्वेस्टमेंट है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होता है, इट इज ऑल्सो फ्लो। इन्वेंट्री, जब आप स्टॉक की बात करते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के ये क्वेश्चंस है। 2011, 2011, 13, 13, 2010, 2020, तो ये स्टॉक है, बेसिकली एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर किया जाता है इसको। इस तरीके के क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में आए हुए हैं कि भाई रुपीज 2000 लाइन इन वैलेट ऑफ रोहिणी, अ स्टूडेंट, इज एन एग्जांपल ऑफ। तो भाई ये एक पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है यहाँ पर। तो 2000 रुपए पड़े हुए हैं आपकी पॉकेट में, तो ये स्टॉक वेरिएबल है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं, पूरी वैरायटी मैंने आपको समझा दी है। So these are the various types, the methods, the typology in which the questions can be asked. हर एक चीज के लिए तैयार रहना है, कंसेप्ट का पीछा कीजिए, अपने आप मार्क्स जो है भागे भागे आपके जो है मार्कशीट में शो होते जाते रहेंगे, तो उनकी फिक्र मत कीजिए, आप कंसेप्ट पे फोकस कीजिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। वैसे ही बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है, लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे किस तरीके से इस क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया है। सो एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल, टू सेक्टर इकोनॉमी। एक तरफ जो आपका हाउस होल्ड आ जाएगा, एक तरफ आपका जो है फर्म सेक्टर आ जाएगा, प्रोडक्शन यूनिट आ जाएगी। किस तरीके से हाउस होल्ड सेक्टर जो है एफओपी प्रोवाइड करते हैं, और किस तरीके से जो है यहाँ पर फर्म जो है, यहाँ पर एफओपी की जगह मेरे ख्याल से ये बढ़िया रहेगा कि यहाँ पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस तरीके से करते हैं ये लोग, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, और फैक्टर पेमेंट जो फर्म करते हैं एफओपी के बदले, फैक्टर पेमेंट। तो ये भी, इसका वीडियो अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, कार्ड सेक्शन में प्लेलिस्ट में आपको ऐड कर दूंगा, तो आप वहां पे मैक्रो के सारे वीडियोस आप चेक कर सकते हैं। सीबीएसई 2013 और 15 में क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बहुत आसान सा स्ट्रेट क्वेश्चन है, बट ये स्ट्रेट क्वेश्चन आगे नहीं होगा। चेक कीजिए किस किस तरीके से पूछा गया है। अब आप ये देखिए, सीबीएसई एसक्यूपी 2020 और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द एक्सियोम दैट one's expenditure is others income। तो आपको पता होना चाहिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में सेविंग जो है दैट इज इक्वल टू 0। तो जितना भी हाउस होल्ड को इनकम मिलती है फ्रॉम द फर्म सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, ये फैक्टर पेमेंट एफपी लिख देता हूं मैं, ये मिल गई है, तो पूरा का पूरा अमाउंट विल बी स्पेंड बाय हाउस होल्ड सेक्टर ऑन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो गुड्स एंड सर्विसेज ये परचेज करेंगे उसकी फॉर्म में वापस फर्म सेक्टर को मिल जाएगा, और ये सर्कुलर फ्लो ऐसे ही चलता रहता है।
तो ये कह रहा है कि वंस एक्सपेंडिचर, कि अगर हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर हुआ तो वो इनकम होगी फर्म की, और फर्म का एक्सपेंडिचर हुआ तो इनकम होगा हाउस होल्ड का। इसी को आपको यहाँ पर बताना है वैलिड रीजन के साथ। क्वेश्चन इजी है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी है, तो इस तरह के क्वेश्चन से आप थोड़ा समझ के करें। सर्कुलर, ये फिर से उसी एक अलग तरीके का क्वेश्चन है। सर्कुलर फ्लो ऑफ प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन, अब पीछे एक्सियम लिखा हुआ था, यहाँ पे अजम्पशन लिखा हुआ है। मैंने एज इट इज क्वेश्चन उठाया है, एक ही साल के अलग अलग पेपर में अलग अलग लैंग्वेज से ये क्वेश्चन दिया हुआ था, और यहाँ पर भी वही बात कर रहा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, कि भाई इसको एक्सप्लेन कीजिए कि वंस एक्सपेंडिचर इज अदर्स इनकम। तो जो हाउस होल्ड के पास जा रहा है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में उसे स्पेंड कर देता है, मनी का फ्लो फॉर्म की तरफ चला जाता है, फॉर्म उसे फैक्टर पेमेंट की फॉर्म में हाउस होल्ड को दे देता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। अब ये मैं पर्सनली इस क्वेश्चन को इतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो अगर 15-14 क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, तो मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। सीबीएसई दिल्ली 2003, एसक्यूपी 2017, अलग अलग भी पूछे गए हैं, कंबाइंड भी पूछे गए हैं, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत बेसिक सी चीज है, आई थिंक आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन ओवर हियर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं कहूंगा कि इसको आप जरूर याद करके जाएं। पता नहीं कितने सालों से क्वेश्चन डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, न्यूमेरिकल, थ्योरेटिकल, हर एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, या इसको ये भी कहा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन, यहाँ पर शायद नीचे दिया भी होगा कि जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस एंड जीडीपी एट करंट प्राइस। तो घुमा फिरा के चीजें वही हैं। ये बेसिकली आपके जो है कांस्टेंट प्राइस या बेस प्राइस पर होता है, यहाँ पर कांस्टेंट प्राइस रहते हैं, जबकि ये करंट प्राइसेस के बेसिस पे जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है। तो ये डिफरेंस है यहाँ पर। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। सीबीएसई एसक्यूपी 2017 में एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन कहता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी यूजिंग सूटेबल न्यूमेरिकल एग्जांपल। एक न्यूमेरिकल, ये जो चीज है ना न्यूमेरिकल एग्जांपल, ये भी आजकल बहुत वोग है। वोग यानी कि बहुत ज्यादा फैशन में है कि सीबीएसई आजकल न्यूमेरिकल एग्जांपल मांगता है किसी भी कंसेप्ट का। तो वो आपको, मतलब मैं ही नहीं कहूंगा याद करने की जरूरत है, बट अगर आपको कंसेप्ट याद है तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये कहता है कि एक्सप्लेन हाउ इज रियल जीडीपी इज डिफरेंट फ्रॉम नॉमिनल जीडीपी। तो ऊपर एक पॉइंट तो मैंने बता ही दिया है, बाकी आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़िए। एक्सप्लेन यूजिंग न्यूमेरिकल एग्जांपल, न्यूमेरिकल एग्जांपल जरूर पूछ रहा है आजकल। सीबीएसई ऑल इंडिया 2019, ऑल इंडिया 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कितना जरूरी है आप इसी से समझ गए होंगे। और इन क्वेश्चंस के बेसिस पे सीबीएसई ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। लेट्स हैव अ लुक। ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2020 में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। ये हमने एक सीरीज बनाई है, अगर आप लोगों ने, आप हमारे चैनल पर रेगुलर रहते हैं, तो एक सीरीज है हमारी, ये पढ़ा क्या। तो उसका पहला वीडियो है ये पढ़ा क्या, और भी काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिल जाएंगे वहां पर, ये पढ़ा क्या। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वहां पर, मतलब एक्सप्लेन किया गया, पूछा नहीं गया, पूछा तो सीबीएसई में गया, लेकिन इस क्वेश्चन को हमने एक्सप्लेन किया है। यूनिक क्वेश्चन है, हटके क्वेश्चन है, अलग है और इजी है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास आता है और ऑप्शन में कुछ और दिया हुआ हो, तो मैं आपको कहूंगा कि आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। इसी का एक बहुत लाइटर वर्जन है, जिसका 3 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को भी मिलेगा। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं कि रियल जीडीपी इज सो एंड सो, प्राइस इंडेक्स आपका जो है 105 है। तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ऐसे लिखते हैं इसको, जीडीपी डिफ्लेटर, ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए। जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा, जो बेसिक फॉर्मूला होता है, जैसे आपने इंडेक्स नंबर किया हुआ है, तो P1 बाय पी नॉट। तो आप देखेंगे P1 का मतलब होता है करंट ईयर, तो करंट प्राइसेस, सॉरी नॉट करंट ईयर, करंट प्राइस। तो करंट प्राइस पे आपकी वैल्यू आती है भाई कि नॉमिनल जीडीपी, ये नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू कर दीजिए 100 से। तो ये फॉर्मूला होता है, जैसे आप ये इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला, इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते थे, तो उसी की तरह है ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर 100। तो उसी से कैलकुलेट कर लीजिए। कभी आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा नॉमिनल जीडीपी, कभी आपको रियल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, कभी आपको प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। सो डिफरेंट थिंग्स आर देयर। वैसे इस तरीके का क्वेश्चन सीबीएसई 2022 एसक्यूपी यानी सैंपल क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता है 3 नंबर में क्या
क्यों पूछा जाता है, बट ये स्टूडेंट फ्रेंडली क्वेश्चन है। आप इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। इस पर भी मतलब वैसे जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ सबके वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, जाइए चेक कीजिए। मैक्रो यूनिट नंबर 1 प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा बट मिल जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस तरीके से रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूरी है। जीडीपी एंड वेलफेयर एक ऐसा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप सब बच्चों को इसे करके जाना ही जाना चाहिए, चाहे ये कभी 1 नंबर का पूछा गया हो, लेकिन पिछले 6-7 साल में बार बार लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जीडीपी एंड वेलफेयर 2010, 2011 एंड 12 में पूछा गया है। पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर क्योंकि आगे क्वेश्चन काफी हैं। तो टॉपिक है ये, दिस इज टॉपिक जो आया हुआ है। इसको अलग तरीके से बोला हुआ है कि भाई जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर में अंडर स्टेट और ओवर स्टेट द वेलफेयर। तो किस तरीके से ये चीजें होती हैं, तो कैसे कर पाता है ये, तो सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है ये, जरूर कीजिए इसको। वही 4 पॉइंट्स यहाँ पर आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल नहीं है तो ये ओवर स्टेट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसके अलावा कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, ये कुछ पॉइंटर्स हैं, इसके ऊपर भी कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाइए और डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसे चेक कीजिए, अभी तो बहुत टाइम है आप लोगों के पास। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। और आप देखेंगे आगे आने वाली स्लाइड में कि 4 पॉइंट्स पर भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। और वन ऑफ माई फेवरेट, ये मेरा बहुत फेवरेट पॉइंट है, एक्सटर्नैलिटी। ये आपको पता होना चाहिए। आप, मैंने वीडियो में काफी अच्छे तरीके से एक्सटर्नैलिटी काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है इसे, आप जाइए और वो वीडियो जरूर देखिए। तो आप देखिए कि यहाँ पर पूछा गया है अलग से ट्विस्ट करके, इज जीडीपी अ ट्रू इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। भाई ये 4 चीजों पे डिपेंड करता है जो पीछे बताई हैं, और फिर उनके बेसिस पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑल इंडिया 2014 का क्वेश्चन है ये, ईयर पे मत जाइए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1920 में भी पूछा गया, देख लीजिए कि जीडीपी डज नॉट गिव अस अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री के बारे में प्रॉपर तरीके से पता नहीं लगता है, डिफेंड करिए या रिफ्यूट करिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। GDP is not the best indicator of economic welfare of a country. Definitely मैं डिफेंड करूंगा इस स्टेटमेंट को, और यहाँ दोनों ही क्वेश्चन में वो 4 पॉइंट्स आएंगे, उनके बारे में कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर देख लीजिए क्वेश्चन कितने नंबर का है, उसके हिसाब से एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सप्लेन हाउ नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस आर द लिमिटेशन इन टेकिंग जीडीपी एज जीडीपी इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, या फिर हाउ एक्सटर्नैलिटी how can externality be a limitation in taking GDP index of welfare। तो आप देखेंगे नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, एक्सटर्नैलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये 2011, 2018, अगेन 11, 20, सी का मतलब है कंपार्टमेंट यहाँ पर, तो उसमें पूछा गया है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आया हुआ है, और ये क्वेश्चन ऐसे भी मतलब ये बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है, आपको बुक में भी मिल जाएगा। एक्सप्लेन एनी 4 लिमिटेशंस of using GDP as a measure as an index of welfare of a country। तो वही 4 पॉइंट्स जो पीछे बताए हैं वो आप एक्सप्लेन कर दीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर इक्वल है तो वेलफेयर बढ़ेगा, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो नहीं बढ़ेगा। अगर आप नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस की बात करें, अगर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो जीडीपी अंडर एस्टिमेट होता है, यानी कि वेलफेयर लोगों का बढ़ता है बट जीडीपी पर इसका इंपैक्ट नहीं देखा जाता, जीडीपी को इंपैक्ट नहीं करता। तो ये चीजें मैंने डिटेल में बताई हुई हैं, आप जाइए यहाँ पर आपको कार्ड सेक्शन में जो है प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप उसमें सारे वीडियोस देख सकते हैं यूनिट नंबर 1 से रिलेटेड, कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम है। इसी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आजकल ये एक 2019 के अराउंड, 1920 के अराउंड ये एक फेज चला था जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से गिवन थे। तो ये उसी का एक क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूटिंग ऑयल रिफाइनरी सेज दैट, कि एक जो मैनेजमेंट है ऑयल रिफाइनरी की, वो ये कहती है कि इट इंश्योर्स वेलफेयर थ्रू इट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब भाई ऑयल रिफाइनरी है तो उससे जीडीपी तो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है, नो डाउट, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका सिर्फ यही एक बेनिफिट है। डिफेंड और रिफ्यूट द आर्ग्यूमेंट ऑफ मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी एज अ वेलफेयर मेजर ऑफ द इकोनॉमी। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को समझिए, मैनेजमेंट ये कह रही है कि भाई हम जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं तो वी आर गुड फॉर द इकोनॉमी, बट ऐसा नहीं है। आपका एंगल डिसाइड करता है कि आप किसके फेवर में हैं। तो डेफिनेटली जीडीपी इंक्रीज होता है बट साथ के साथ आप पॉल्यूशन भी इंक्रीज करते हैं,
तो जीडीपी भी यहाँ पर जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, नो डाउट, हम अग्री करते हैं, जीडीपी राइजेस, लेकिन वेलफेयर लोगों का कम होता है क्योंकि जो भी इनका वेस्ट मटेरियल होता है, दे आर डंपिंग दैट पर्टिकुलर थिंग इन दी रिवर्स। तो वहां पर जो है वाटर बॉर्न डिजीजेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो दोनों ही एस्पेक्ट को आपने एक्सप्लेन करना है, ये जीडीपी एंड वेलफेयर से ही रिलेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं अगली स्लाइड पर। क्वेश्चन है, सेल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कार्स इज राइजिंग, राइज हो रही है इन बिग सिटीज, ठीक है। तो राइज हो रही है तो मतलब ये है कि भाई आपका जीडीपी इंक्रीज होगा क्योंकि सेल बढ़ रही है, ठीक है। एनालाइज इट्स इंपैक्ट ऑन जीडीपी एंड वेलफेयर। भाई देखो, जीडीपी तो मैंने बता दिया इंक्रीज होगा, लेकिन जितनी ज्यादा गाड़ियां होंगी उतना ज्यादा पॉल्यूशन होगा, जितना ज्यादा पॉल्यूशन होगा उतना कम लोगों का वेलफेयर होगा। तो जीडीपी विल इंक्रीज बट वेलफेयर विल डिक्रीज। आपको इसी को एक्सप्लेन करना है। सीबीएसई 2016 का ये क्वेश्चन है। गवर्नमेंट इनकर्स एक्सपेंडिचर टू पॉपुलराइज योगा। ये उस टाइम की बात है जब रामदेव बाबा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगा वगैरह वो कर रहे थे। तो पॉपुलराइज योगा अमंग मासेस। तो इसका क्या होगा भाई, इसका ऐसा जीडीपी पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, बट वेलफेयर इसकी वजह से बढ़ जाएगा, लोगों की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, लोग हेल्दी रहेंगे, तो वेलफेयर विल इंक्रीज। सीबीएसई दिल्ली 2016 का एक क्वेश्चन है जो सीबीएसई के पेपर में आया हुआ है। तो मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, वैसे तो अपनी तरफ से ले रहा हूँ मैं क्वेश्चन, बट आपको एक ऑथेंटिसिटी इसकी देने के लिए ये क्वेश्चन मैं जिसे कहाँ कहाँ पूछे गए हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये देखिए, ये भी ये पढ़ा क्या सीरीज अगर आप मेरे प्लेलिस्ट चेक करेंगे चैनल पर, तो ये पढ़ा क्या, उसमें आपको इस तरीके के क्वेश्चन ऑलरेडी मिल जाएंगे जो थोड़े से यूनिक क्वेश्चंस हैं। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था कि दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है, एक एक पॉइंट आपको आप बताना है। आप वैल्यू एडिड की बात करें या वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात करें, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज बेसिकली इट इज द समेशन ऑफ सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक, whereas value added is the difference between आपका VO एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इस तरीके की डेफिनेशन आप बना सकते हैं। कोई और पॉइंट है वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, एक एक डिफरेंस आपको बताना था। तो सीबीएसई 2021 2022 एसक्यूपी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, चांसेस इस बार कम हो जाते हैं इसके आने के, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए जरूर रेडी रहिए कि कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। देन हमारे पास आता है एक्सप्लेन द वेज टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग को किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, या तो हम वैल्यू एडिड मेथड यूज कर लें या फिर हम फाइनल प्रोडक्ट मेथड यूज कर लें, और फाइनल प्रोडक्ट मेथड। तो ये दो मेथड्स हैं, दो तरीके हैं, इनको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, कार्ड सेक्शन में जाकर आप जरूर चेक करें वीडियो। इसी को क्वेश्चन को पूछा गया है, डिफाइन द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इन द कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम, स्टेट एनी 2 अप्रोचेस। तो दोनों अप्रोचेस मैंने ऊपर बता दिए टू करेक्ट द प्रॉब्लम। सीबीएसई ऑल इंडिया 2010, ऑल इंडिया 2019 एंड 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप लोगों को इसे गो थ्रू करना चाहिए। फिर यहाँ पर ये प्रिकॉशंस की बात कर लेते हैं। प्रिकॉशन दो तरीके से आते हैं बेटा। अब ये इनकम मेथड का मुझे ईयर मिला था, बट जब मैं ये टाइप कर रहा था, स्लाइड बना रहा था, तो आई फॉरगॉट दैट पर्टिकुलर थिंग कि वो कौन सा साल था, तो आई मिस दैट। ऑल इंडिया 2017 फॉरेन में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि भाई इनकम मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से आप प्रिकॉशंस बता दीजिए, वैल्यू एडिड से प्रिकॉशंस बता दीजिए। इसका मैंने एक काफी छोटी छोटी चीजें आपको याद रखने के लिए बताई हुई हैं, तो आप वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। जैसे इसका मैंने बताया था इनकम मेथड का कि स्विफ्ट मत लेना, स्विफ्ट मत लेना। स्विफ्ट एक कार है मारुति सुजुकी की, तो स्विफ्ट मत लेना। तो एस मतलब इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, देन विंडफॉल गेन्स, ऐसे करके मैंने एक बनाया हुआ है। इलीगल एक्टिविटीज वगैरह से इनकम जो होती है वो, फाइनेंशियल यानी कि शेयर वगैरह की सेल परचेज से, और ट्रांसफर इनकम, इनको इंक्लूड नहीं करना। तो वीडियो अवेलेबल है, आप जाके चेक कर लीजिए। प्रिकॉशंस हैं, आपको एटलीस्ट 4 प्रिकॉशन 5 प्रिकॉशन पता होने चाहिए। अगर आप एक 12th के स्टूडेंट हैं, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका 95% 95 से अबव आए, तो आपको ये बेसिक चीजें ये पता होनी चाहिए। इसी का एक दूसरा एस्पेक्ट है कि कुछ पॉइंट्स के बारे में पूछा जाएगा कि इनको इंक्लूड करेंगे या एक्सक्लूड करेंगे। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, इस पे भी वीडियो अवेलेबल है। कम से कम इसके आपकी बुक में देखेंगे तो 100+ केसेस, या फिर डिपेंड करता है आप कौन सी बुक यूज करते हो, तो मोर देन 50 अच्छी वाली बुक्स में 100+ केसेस उसके गिवन है कि आइटम्स इंक्लूड किए जाने चाहिए या एक्सक्लूड किए जाने चाहिए। कुछ आइटम्स मेरे पास यहाँ पर है। सीबीएसई कंपार्टमेंट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है कि, और यहाँ पर आप रीजन अगर नहीं देते हैं
एक्यूरेट रीजन नहीं है आपका, तो आपको कोई नंबर नहीं मिलता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है वैसे, और इस तरीके के क्वेश्चन अभी जो सीबीएसई सैंपल पेपर जो है उसमें भी पूछा गया है, इंक्लूड करें या एक्सक्लूड करें। सो एक्सपेंडिचर ऑफ पेमेंट बाय बैंक टू इट्स डिपॉजिटर, डेफिनेटली इसको इंक्लूड किया जाएगा, ये फैक्टर इनकम है। एक्सपेंडिचर ऑन ओल्ड एज पेंशन बाय गवर्नमेंट, इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ये ट्रांसफर, ये इट इज अ ट्रांसफर पेमेंट बाय द गवर्नमेंट। एक्सपेंडिचर ऑन इंजन ऑयल बाय कार, अब देखो ये इंजन ऑयल जो है कार सर्विस स्टेशन करके दे रहा है, तो अगर वो एक्सपेंडिचर कर रहा है तो ये इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है, INT इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है, तो इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इसको भी नहीं किया जाएगा, लेकिन इसको किया जाएगा। रीजन मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, रीजन आपको मेंशन जरूर करना है। काफी सारे बच्चे भूल जाते हैं, मैं जब बोर्ड के पेपर की चेकिंग करने जाता हूं तो मुझे बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं जिसमें इंक्लूड होगा या नहीं होगा वो करेक्ट बताया होता है, बट रीजन मेंशन नहीं किया होता, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू एक्सप्लेन, तो उसे आप जरूर बताएं। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मैं बहुत वो सारे के सारे केसेस यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर सकता। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो क्वेश्चन नंबर 11 के बेसिस पे मैं आपको एक सेपरेट वीडियो जरूर बना के दे सकता हूँ, उसके लिए आप रिक्वेस्ट कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में जाना है, आपको बताना है, और मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा, रिक्वेस्ट है भाई लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए अगर आप चाहते हैं कि उनके भी अच्छे नंबर आए। और मैं आपको गारंटेड बता रहा हूं कि इसी में से क्वेश्चन आएंगे बेटा, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और अगर आपको कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और उसका रिप्लाई कोशिश करता हूं जल्दी से जल्दी देने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो बेसिकली ये आपको जो प्रॉपर्टी से इनकम होती है, सैलरी वगैरह जो होती है, रिटेन्ड अर्निंग जो होती है, 3 कंपोनेंट्स हैं वो आपको बताने हैं यहाँ पर SQP 2022 में। अभी इसी साल के सेशन में क्वेश्चन आया हुआ था, तो आई थॉट कि आपको देना चाहिए, आपको पता भी होना चाहिए। देन ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, फैक्टर पेमेंट एंड ट्रांसफर पेमेंट, एक ही चीज के अलग अलग एस्पेक्ट। सीबीएसई दिल्ली 2003 में पूछा गया ये क्वेश्चन। ये आपका इंक्लूजन एक्सक्लूजन में बहुत ज्यादा आता है और बहुत ज्यादा प्रेवलेंट नहीं है ऐसे क्वेश्चन, मतलब जिस तरीके से मैंने पूछे हैं। तो 13 और 14 दोनों क्वेश्चंस को मैंने इस तरीके से कंबाइन करके एक ही स्लाइड में दे दिया है। बाकी इस पे भी वीडियो अवेलेबल है, वीडियो हर एक चीज पे अवेलेबल है, हर एक टॉपिक पे अवेलेबल है, आप जाइए चेक कीजिए। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीजें कभी कभी पूछ ली जाती है भाई, कि डोमेस्टिक बाउंड्री क्या होती है, ये सिटीजनशिप क्या होती है, रेजिडेंटशिप क्या होता है, कैपिटल लॉस क्या होता है जो डेप्रिसिएशन का ऑपोजिट होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होता है, एंड डिफरेंस बिटवीन देम, यानी कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस, 1 मार्कर क्वेश्चन, ये आपके 1 मार्कर क्वेश्चन है, तो ये 1 मार्कर क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं। तो हर एक चीज जो आपकी आ सकती है, आने की पॉसिबिलिटी है, वो मैंने आपको बताया है। सिलेबस आप जरूर कंप्लीट करें, लेकिन इन क्वेश्चंस पे जरूर फोकस करें। जितने ज्यादा सैंपल पेपर हो सकते हैं इस टाइम पे, वो सैंपल पेपर आप प्रैक्टिस करेंगे, लिखने की प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल छूट गई है। 2 साल आपको लिखे हुए हो गए हैं, तो लिखना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो डेफिनेटली आप 95 प्लस मार्क्स आपके कहीं भी नहीं गए, बहुत आराम से स्कोर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इन टुडेज वीडियो। बाकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चाहें तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है। बाकी आप अगर चाहें तो हमें सोशल हैंडल्स पर, यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हम वहां पर भी डालते रहते हैं। और अगर आपका कोई डाउट है तो पूछिए। रिलेटेड वीडियोस आपको जो है यहाँ कार्ड सेक्शन में भी मिल जाएंगे, या नीचे स्क्रॉल कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट जाइए, चेक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है, ये सारी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए है। लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। दिस इज ऑल अबाउट इन टुडेज वीडियो। नेक्स्ट यूनिट का वीडियो जल्दी ही आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर and keep watching Manoj Jangir classes. Thank you so much all of you for watching this video.